आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री फैक्टर में मैं आपका दोस्त टी आर सरफराज स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज की क्लास में हम यूपी टेट, मुख्य रूप से यूपी टेट जो कि आगामी 2023 में आने वाला है, और इसको लेकर हम पर्यावरण की क्लास को शुरू करेंगे। और यह क्लास आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी मददगार होगी। चलिए बात करते हैं हम पर्यावरण और उसके घटक की। यह क्लास नंबर 1 है, जिसमें हम पर्यावरण एवं उसके घटक को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पूरी डिटेल्स को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पर्यावरण शब्द क्या है, और उसके बाद पर्यावरण की परिभाषा एवं उनके घटक। यहाँ से आपको आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट। तो जो इन्वायरमेंट है यह फ्रेंच शब्द से बना हुआ है। याद रखेंगे, जो इन्वायरमेंट शब्द है वह फ्रेंच भाषा के इन्वायरनर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ घिरा हुआ होता है। एक यहाँ से आपका एक प्रश्न ये बनता है कि जो इन्वायरमेंट शब्द है वह किस भाषा से बना हुआ है, तो वह फ्रेंच भाषा से बना हुआ है। याद रखेंगे, न यह लैटिन भाषा है, न यह ग्रीक भाषा है, न यह यूनानी भाषा है, यह फ्रेंच भाषा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो भी हम शब्द देखते हैं या तो वह लैटिन होता है, ग्रीक होता है, यूनानी होता है, लेकिन यह एक क्या है, फ्रेंच शब्द है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी परिभाषा की, डिफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट की। तो किसी जीव के चारों ओर घिरे जैविक तथा अजैविक वातावरण को हम पर्यावरण कहते हैं। जैविक मतलब जीव जंतु में आते हैं, अजैविक जिसमें मतलब जो सजीव नहीं हो, निर्जीव होते हैं। जैविक का मतलब आप निकाल सकते हैं सजीव से, और अजैविक का मतलब आप निकाल सकते हैं निर्जीव से। चलिए अब हम देखते हैं पर्यावरण जो है वह हिंदी से कैसे बना है। तो जो पर्यावरण है वह हिंदी के दो शब्दों परि और धन आवरण से बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों ओर, और आवरण का अर्थ होता है घिरे हुए। यदि मान लीजिए आप एक व्यक्ति है और व्यक्ति के चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जो उनको घेरी हुई है, वही क्या कहलाता है, वही उसका पर्यावरण होता है। यही देखिए साफ शब्दों में नीचे लिखा हुआ है कि वह वातावरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं पर्यावरण कहलाता है। परिभाषा आपसे कहीं नहीं पूछेगा, बस आपसे ये पूछ सकता है कि यह किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, यह पर्यावरण शब्द किस भाषा से बना है। तो वह, अगर बात करें इसकी उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति की, तो वह फ्रेंच से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है घेरना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पर्यावरणीय घटक की। यदि पर्यावरण के घटक की बात करें तो जो पर्यावरणीय घटक होते हैं, पहला होता है एक प्राकृतिक घटक होता है, और दूसरा होता है अप्राकृतिक या मानव निर्मित घटक होते हैं। तो सबसे पहले हम प्राकृतिक को देखते हैं। और जो ये प्राकृतिक घटक होता है, इनको 2 भागों में हम बांटते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनको हम कितने भागों में बांटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब जैविक घटक, और दूसरा होता है अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक। इसको आप इसी तरह बनाएंगे। बायोटिक घटक के अंतर्गत हम सजीव जिनमें वृद्धि और विकास होती है उनको सम्मिलित करते हैं, जैसे सभी जंतु और पादप। पादप में पेड़ पौधे वो सभी आ जाएंगे, घास फूस सब आ जाएंगे। हम जानते हैं कि इसमें वृद्धि होती है, ये बड़ा होता है। सूक्ष्म जीव भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, और मनुष्य भी इसी घटक के अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं अजैविक घटक की बात कर लें तो अबायोटिक इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इसमें निर्जीव चीज़ें आती हैं, जैसे प्रकाश आता है, मृदा आता है, वायु आता है, तापमान आता है, जल आते हैं। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से आपको प्रश्न दे देगा, देखिए नीचे प्रश्न लिखा हुआ है एग्जाम्पल के रूप में, इनमें से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है। ठीक, इनमें से कौन सा पर्यावरण का जैविक घटक है। पहला मिट्टी है, दूसरा जल है, वायु है, तीसरा सूक्ष्म जीव है। तो याद रखेंगे यह तीनों जो ऊपर वाले हैं, यह इसके क्या है, यह इसके अबायोटिक कंपोनेंट है। ठीक, ये इसके अबायोटिक कंपोनेंट है। लेकिन जो सूक्ष्म जीव है यह बायोटिक है, मतलब यह क्या है, यह आपका जैविक घटक है। तो आप समझ गए होंगे कि जो इसके घटक होते हैं पर्यावरणीय घटक, इसको सबसे पहले हम प्राकृतिक अप्राकृतिक में बांटते हैं, फिर प्राकृतिक के अंतर्गत आने के बाद हम इसको जैविक अजैविक 2 भागों में बांटते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे देखते हैं। दूसरा होता है, पहला हमने देखा प्राकृतिक, फिर दूसरा देखेंगे हम मानव निर्मित, ह्यूमन मेडेड कंपोनेंट। तो इसके अंतर्गत बाद आते हैं भवन, घर, सड़क, पुल, वह सभी वस्तु जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मनुष्यों ने बनाया है, उसको हम मानव निर्मित घटक के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब जैविक घटक को एक बार फिर से देखते हैं, बायोटिक कंपोनेंट को। प्लांट मतलब पौधे, पेड़ पौधे। ठीक, ये क्या होते हैं, यह उत्पादक होते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जो प्लांट होते हैं वो प्रदूषक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। यह उत्पादक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। याद रखेंगे, जो जैविक घटक होते हैं वह, जैविक घटक में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरा आता है एनिमल, जीव जंतु, इन्हें हम कंज्यूमर या उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर करता है, इन्हें हम परपोषी भी कहते हैं। प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा कि परपोषी किन्हें कहते हैं, पेड़ पौधों को, जानवरों को,
मनुष्यों को, तो आप याद रखेंगे कि जो परपोषी होता है, परपोषी एनिमल्स को कहा जाता है, और यह उपभोक्ता होते हैं, यह प्रोड्यूसर नहीं होते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर पेड़ पौधे होते हैं, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पादक होते हैं। इन्हें भोजन बनाने के लिए किसी और के पास नहीं जाना पड़ता, ये भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, चलिए अब एक आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव। अब ये सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव पौधों और जानवरों को सड़ा गलाकर जैविक पदार्थ में वियोजित कर देते हैं। इन्हें ह्यूमस भी कहते हैं, इन्हें मृतपोषी कहते हैं। देखिए कुछ होते थे जीवाणु और कवक, यह दो ऐसे हैं जो माइक्रो जीव मतलब माइक्रो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। जब कोई मर जाता है, जैसे कोई कीट मर गया तो इसको सड़ा गला के यह मिट्टी में मिला देते हैं। कोई जंगल में कोई जानवर मर गया तो कुछ समय तक इसको यह कवक और जीवाणु लग के इसको गला देते हैं और मिट्टी बना देते हैं। एक बात याद रखेंगे, इन्हें इन्हें अपघटक, ठीक है, डिकम्पोजर भी कहते हैं। सूक्ष्म जीव क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव को डिकम्पोजर भी कहते हैं। और साथ में बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीवाणु और कवक इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन याद रखेंगे वायरस जो होता है, वायरस इसके अंतर्गत नहीं आता। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट लगा के लिखेंगे आप कि वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अब देखिए अजैविक घटक की बात करें तो अजैविक घटक को हम भौतिक घटक भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे अजैविक घटक को ही हम भौतिक घटक बोलते हैं। इसमें हमने क्या बात की थी? देखिए जल की बात की थी, वायु की बात की थी, स्थल की बात की थी। यह जल, यह जलमंडल हो गया, वायु वायुमंडल हो गया, स्थल स्थल मंडल हो गया। यह तीनों दशाएं जहाँ पे मिलती है वहाँ पे जैव मंडल का विकास होता है, और जीव जंतुओं को रहने के लिए जैव मंडल का होना बहुत जरूरी है। यदि केवल पानी है तो हम नहीं रह सकते, हवा में तो हम रह सकते नहीं हैं, वहाँ पे टंगे थोड़ी रहेंगे हवा में। और केवल स्थल ही होगा, जल और वायु न हो तो वहाँ पर रहना संभव ही न हो। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जहाँ पे यह तीनों होती है वहाँ पे जैवमंडल बायोस्फीयर का विकास होता है, वहीं पे जीवन संभव होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम एक एक की बात करेंगे, वायुमंडल की, जलमंडल की और स्थल मंडल की। सबसे पहले हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की बात करें तो यह पृथ्वी के चारों ओर गैस का आवरण होता है, इसी आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। याद रखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण होता है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पाया जाता है। यदि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण न हो तो यह वायुमंडल भी नहीं होगा। याद रखेंगे वायुमंडल का संगठन। ठीक है, संगठन की बात करें तो वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो 20.9, कहीं कहीं आपको यह 21% मिलेगा। ठीक, इतना परसेंट ऑक्सीजन पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आर्गन पाया जाता है जो कि 0.9% होता है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, फिर आर्गन होता है, फिर चौथे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.003। याद रखेंगे यदि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पे न हो तो वह समस्या हो जाती है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह जो सूर्य से आने वाले किरणें होती हैं, जब वह पृथ्वी से वापस जाती है, उसका परावर्तन होता है तो कुछ किरणों को वो रोक लेता है। ऐसा करने से क्या होता है, जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो बना होता है। यदि हमारे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस न होती तो पृथ्वी हमारी बिल्कुल ठंडी हो जाती, बिल्कुल बर्फ की तरह रात को जम जाती। इसी की वजह से ही जीवन संभव है। इन सभी गैसों का जो संगठन होता है वो होना बहुत ज़रूरी है। यदि इनकी मात्रा में कमी बेसी होती है तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए वर्तमान समय में कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से बढ़ने से क्या होगी, वह अधिक ऊष्मा को अवशोषित कर लेगी, जिससे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाएगा। आप बातों को समझ रहे होंगे। याद रखेंगे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि हम श्वसन क्रिया के माध्यम से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों ये हो गई आज की यह क्लास। अगले क्लास में हम फिर बात करेंगे स्थल मंडल जलमंडल के बारे में। इस हिसाब से यह क्लास आपकी चलती रहेगी कंटिन्यू, और पूरी क्लास आपकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही क्लास के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही नई अच्छी क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।